बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार, मेरे साथ मौजूद है मुर्तज़ा डार। मुर्तज़ा, परसों ज़हीर को फाइनली पेश होना होगा सिटी कोर्ट कराची में। एक दिन बाकी रह गया ज़हीर के पास, और मैं देख रहा था कल ज़हीर को एक इंटरव्यू में, और वहाँ पर वो इश्क मोहब्बत पर भाषण दे रहा था। एक दिन बाकी है, क्या ज़हीर परसों गिरफ्तार हो सकता है कराची में? बिल्कुल जी, आशिक गिरफ्तार किया जा सकता है और एक दिन बाकी रह गया। अबूरी ज़मानत के लिए वो कोशिश कर रहा है और वो ये कह के आया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ से उसने हिफाजती ज़मानत ली है, और उसने वहाँ पर जज साहिबा के सामने कहा है लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील के साथ कि मैं 14 तारीख को अपीयर हूँगा सिटी कोर्ट कराची के अंदर, और वहाँ जाके उनकी कोशिश ये होगी, उनके वकील की कोशिश ये होगी कि इसको अबूरी यानी कि फुल बेल मिल जाए, इसको ज़मानत मिल जाए। और ये तब होता है जब आप पार्शली एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी, जिस चीज़ के इल्ज़ाम में मुझे तलब किया जा रहा है, देयर समथिंग रॉन्ग इन देयर, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपीयर होंगे। अब वो आशिक जो साहब हैं, या जो एक मुबैना आशिक हैं या मुबैना शोहर हैं दुआ ज़हरा के, जिसको उन्होंने मुगविया बना के अपने पास रखा हुआ है, उनको इस वक्त फ़िक्र ये करनी चाहिए कि जो उनकी लाखों की आमदन है उसके अंदर से वो कुछ हज़ार रुपये निकालें। वैसे तो 22-22 हज़ार का वो पेट्रोल और किराया फ़ौरन दे देते हैं, लेकिन वो पेट्रोल अपनी गाड़ी के टैंक के अंदर फिल करवाएं, या उन्होंने अगर बस पे जाना है या ट्रेन पे जाना है तो वो ये सोच के जाएं कि हेलमेट उन्होंने पहन के जाना है। लेकिन अगर वो नहीं तो जहाज़ में अगर उन्होंने जाना है तो तब भी ज़रा हेलमेट तो चाहिए होगा उनको, लेकिन तमाम के लिए उनको टिकट्स भी चाहिए होंगी। तो वो इसकी तैयारी करें, क्योंकि वो कल ट्रैवल करेंगे और परसों 14 तारीख है उनको जज साहब के सामने खड़ा होना होगा। अब जब वो जज साहब के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, आप जानते हैं कि दलाइल हैं जो होने हैं। 14 की तारीख बहुत अहम है और उसके बाद 20 तारीख बहुत अहम है। 14 तारीख को यानी कि आफ्टर वन डे, टुमारो, आफ्टर टुमारो यानी डे आफ्टर टुमारो, वहाँ पे जिब्रान नासिर होंगे यानी मेहदी काज़मी और उनके वकील, वहाँ पर ज़हीर और उनके वकील, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर दलाइल होंगे, और उन दलाइल होने के अंदर जिस चीज़ के ऊपर बहस होगी वो ये होगी, जो ज़हीर एंड कंपनी है उनके वकील की कोशिश है वो ये है कि इसकी अबूरी ज़मानत हो जाए वहाँ पे, कि यानी कि मुकम्मल तौर पे वो बेल ले ले। अभी प्रोटेक्टिव बेल है उसके पास, जबकि जिब्रान नासिर वहाँ पर दलाइल ये देंगे कि इसको फौरी तौर पर हथकड़ियाँ लगाई जाए, अरेस्ट किया जाए। तो आशिक जो कि चाहता, आने वाले कुछ अरसे में मेरा ख्याल है वो चाहेगा कि उसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई जाए। बनाई जा रही है फिल्म, अनाउंस किया था उन्होंने एक बार की फिल्म। अच्छा, वो कर चुके हैं अनाउंस, ठीक है। तो खैर, वो हम तो ज़ाहिर है उनको एक किडनैपर समझते हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस भी वही हैं, और उन्होंने एक अंडर एज को, एक बच्ची को अपने पास मुगविया बना के रखा हुआ है। तो जब वो ये कर रहे हैं और जिस ऑफेंस के अंदर वो पेश हो रहे हैं जज साहब के सामने, वो यही हैं। अब वो अपने आप को जो मर्ज़ी वहाँ पे पेश करें और कहें, ये कानून यकीनी तौर पे अपना रास्ता अख्तियार करेगा। मुझे काफ़ी हद तक ये उम्मीद है, जितना मुझे अदालतों पे अपनी यकीन है और जितना मैं कानून को समझता हूँ, कल मुझे ये लगता है कि दिन गुजारने के बाद जब ये जज साहब के सामने पेश होंगे तो इनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी, जो हिफाजती ज़मानत है, और ये वहाँ पे मुमकिन तौर पर अरेस्ट गिरफ्तार हो सकते हैं ये। और अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो इनको कोई ऐसे एविडेंसेस लाने होंगे, इनको ऐसे दलाइल पेश करने होंगे, इनके वकील को ऐसी जरा करनी होगी जिससे ये जज साहब को, प्रोसिक्यूटर को ये कह सकें, मुतमईन कर सकें कि नहीं जी नहीं, ये तो बड़ा जो है वो मासूम बच्चा है, तो इसके खिलाफ जो केस है वो तो गलत है। तो इवेंचुअली ये सारा मामला क्लियर होगा। 14 तारीख को उसको टिकट कटानी चाहिए कराची की, या पेट्रोल भराना चाहिए, या 22,000 साइड पे कर देने चाहिए, जिससे उसने कराची पहुँचना। अच्छा मुर्तज़ा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि कल आपने एक चीज़ हाईलाइट की थी बाबर सलीम के केस के हवाले से, और मुझे आपकी बात समझ इसलिए आई थी क्योंकि आपने ये बात मेहदी काज़मी साहब की फेवर में बेसिकली की थी। वो ये है, आपको मैं रिकॉल अगर दे दूँ कुछ लोगों को, कि जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, वो पब्लिक नहीं करने चाहिए केस के दौरान, क्योंकि वो नुकसान दे सकते हैं मेहदी काज़मी साहब को इस केस के अंदर। जिस तरह से बाबर सलीम साहब ने अच्छा स्टेप लिया, लेकिन उसको एविडेंस को पब्लिक नहीं करना चाहिए था। अब कल से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने इस चीज़ को कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, बहुत मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आई, मुझे लोगों ने कहा कि जो लोग इस तरह कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो देखी, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, इकरार भाई, उन्होंने भी कहा कि मेरे पास भी कुछ एविडेंसेस हैं, और वो ये कि एक गैंग इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि इन शवाहिद को हम अगर राइट फॉरम पर दें जाकर, जिस तरह से जिब्रान नासिर हैं, कोर्ट है, वहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, उसको पहले पब्लिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने इस हवाले से कल एक बात की थी, तो एक बार फिर जो लोग इस पर सबूतों को सामने लाने की बात कर रहे हैं, हाँ, उनको आप क्या देखें भाई, मैं उनको ये पैगाम जो है वो दूंगा। वैसे तो वो सारे समझदार लोग हैं, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूँ, और वो मैं दोबारा दूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
कि जिस सहाफ़ी के पास या जिस शख्स के पास भी इस केस के हवाले से जितने भी शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स होता है और वो उसकी कोशिश करता है, अगर इकरार के पास इस केस के सबूत हैं जैसे कि वो फरमा रहे हैं और जैसा बाबर साहब फरमा चुके हैं, ये मेरी राय है कि आपको वो तमाम के तमाम एविडेंसेस जो है वो जमा कराने चाहिए जिब्रान नासिर को, ताकि जिस फोरम पे इस वक्त केस चल रहा है ना वो है अदालती फोरम, उस फोरम पे उनको कामयाबी हासिल हो या वो पहले उसकी बेहतर तैयारी कर सकें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सबूत पब्लिक कर देंगे, जैसे पहले हमने माजी में अभी देखा चंद रोज़ कबल भी कि कुछ सबूतों को पब्लिक कर दिया गया, तो उसमें 2-3 कबाहतें हैं और वो कानूनी हैं। वो ये है कि इसके अंदर अदालत ये एतराज़ उठा सकती है प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के ऊपर और कह सकती है कि दैट इज़ नॉट फेयर, उसमें ब्रीचेस हो रहे हैं। सो इन्वेस्टिगेटर का काम जो है वो पहला ये होता है कि वो उसकी सीक्रेसी को रखता है अनटिल और अनलेस वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट ना कराए। अब अगर अदालत इस पर एतराज़ उठाती है और जाके कहती है जाएँ आप जाके दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें, तो भाई जो टाइम ज़ाया हुआ उसका जिम्मा कौन उठाएगा? बंदे का नाम बताएं, पहली बात। दूसरी बात यह है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद कह सकता है कि जी हमें कुछ मसला हो गया, हमारी चीज़ें कुछ लीक हो गई हैं, कुछ हमारी ब्रीच हो गया एविडेंसेस का, तो माय लॉर्ड आप हमें थोड़ा सा और 2 हफ्ते का वक्त दे दीजिए। यानी इन दोनों सूरतों में अदालत कहे या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहे, टाइम बारगेन करना इज़ द बिगेस्ट थिंग। यानी कि आप एक दिन भी यार इजाफी बच्ची को उनके पास रहने दें और आपकी कोताही हो उसके अंदर, तो इसका जिम्मा कोई एक बंदा नाम ले लेना जिसका जिम्मा उठा ले। एक चीज़। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि यार सोशल मीडिया पे ये ला के एविडेंसेस को आपने पब्लिक के आगे, तो पुलिस को मजीद एक्सपोज करना है। पब्लिक ऑलरेडी जानती है कि पुलिस एक्सपोज्ड है। अब अगर आपको लगता है कि आप यूं करके अदालतों पे प्रेशर डाल लेंगे तो ये नहीं होने वाला। अदालतें मीडिया की पल्स ज़रूर देखती हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि कोई 10% से ज़्यादा जो है ना इससे बॉदर नहीं होती। सो अदालतों ने एविडेंसेस पे चलना होता है, कानून पे चलना होता है। कानून का तकाजा ये है कि जिसके पास जो भी चीज़ है पॉजिटिव में, तो उसको आप राइट फोरम तक पहुंचाइए ताकि उसके अंदर जिब्रान नासिर जो है उसको ठीक तरीके से लीड कर सके। ठीक है, एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको इस तरह से पब्लिक ऐसे टाइम पे नहीं करना चाहिए। लोग, बहुत से लोगों को ये बात जो नहीं जानते वो चीज़ को समझ लें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वो ये कि रात को मैंने देखा दुआ ज़हरा की वजह से मैंने एक इंटरव्यू देखा, शायद आपने भी देखा, दुआ ज़हरा ने इंटरव्यू रात को फिर से दिया और सेम जगह पे सेम लोग जो लेते हैं इंटरव्यू वही लोग थे। अब दुआ ज़हरा के हवाले से मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं चैलेंज भी दिया था और मैंने कहा था आप व्यूज़ मैटर पे आ जाएं, आपकी टीम को अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो दुआ ज़हरा को व्यूज़ मैटर के फोरम पे लें, या अगर यहाँ पे नहीं लाना ना लें यार, कोई मसला नहीं है, आप किसी और चैनल पे ले जाएं, टीवी चैनल पे ले जाएं, किसी प्रोग्राम में बिठाएं, लाइव बिठाएं, डिबेट करवाएं, उस वहाँ से उस माहौल से उन लोगों से बाहर निकालें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। रात भी वही कहानी थी, वही लोग थे, इश्क मोहब्बत पर चल रहा था भाषण, किसी और चैनल पे क्यों नहीं आते? वो क्या मसला क्या उनको? 2 चीज़ें मैं स्पेयर्स करूँगा। एक चीज़ तो पहले ये कि जो गुफ्तगू हुई है वो हमें अनफॉर्चुनेटली ही मैं कहूँगा वो देखनी पड़ती है। क्यों? मैं उस फोरम पे या उन लोगों के फोरम्स पे जाना ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता, ना मेरा काम का ये अंदाज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे वो शख्स या वो लोग आ रहे हैं जिसके हवाले से केस चल रहा है, यानी ज़हीर और दुआ आ रहे हैं। सो जिस वजह से वी हैव टू गो एंड वी हैव टू सी कि जो उसके अंदर मेन किरदार हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और उनसे किस किस्म की बात की जा रही है। खैर, अब जो गुफ्तगू हो रही थी उसके अंदर, उस गुफ्तगू को मैंने काफ़ी देर सुनने की कोशिश की। एक ख़ास वक्त के बाद मैं 15-20 मिनट के बाद उठ गया और मैंने जो चीज़ उसके अंदर एक्सट्रैक्ट की, मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर करके देख रहा था। वो मैंने ये की कि यार इनके पास कानून के हवाले से बात जो करनी चाहिए इनको करने के लिए कुछ भी नहीं है। बात नहीं करते, सिर्फ उनके पास कुछ है ही नहीं है। मतलब वो अब क्या बात करें लीगल? उन्हें पता है कि एक दिन रह गया है और इस बंदे ने वहाँ पीयर होना, ये हो सकता है इसको हथकड़ियाँ लग जाएं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहे। वो रिपोर्ट चैलेंज नहीं की अभी तक मेडिकल बोर्ड की उन्होंने? भाई देखें, मैं आपको याद होगा जब रिपोर्ट आई थी मैंने कहा ये चैलेंज करें, ये कभी भी नहीं करेंगे चैलेंज, आपको याद होना चाहिए। हमने व्यूअर्स को ये बात कही थी और मैंने कहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के उन हिदायत के अगेंस्ट रिव्यू में जा सकते हैं, वो उसमें भी नहीं गए। उनको पता है ना कि यार दाल में काला है, बल्कि शायद पूरी दाल ही काली है। सो अब सवाल आपका ये था कि यार ये बाकी मीडिया पे या हमारे फोरम पे दुआ और ज़हीर क्यों नहीं आते? मेरी इतलात ये हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, कि उनके जो लॉयर हैं ज़हीर के और दुआ के, वो सारी मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। शायद उनके मशवरे से वो कर रहे हैं या जो कोई भी उनको एडवाइस कर रहा है वो मुख्तसरन ये कि वो उनको मज़ीद मार्जिनलाइज कर रहा है। वो अगर लगता है ना कि उनके हक़ में कोई फेवर कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो फेवर नहीं कर रहा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने ये बात पहले कही थी। इसके लिए बेहतर तरीक़ाकार ये है कि वो दुआ को और ज़हीर को समझाएँ या वो ये कोशिश करें कि वो तमाम मीडिया हाउसेस के सामने जाएँ। मैंने आपको
पहले भी इस फोरम से हमने अपने नाज़रीन को रिक्वेस्ट की, मैं अब भी ये चीज़ कहता हूँ कि मैं यहाँ पे व्यूज़ मैटर का प्लेटफॉर्म हाजिर है, दुआ ज़हीर आइए, हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं। वो नहीं आना चाहते, उनकी मर्ज़ी है। कैपिटल टीवी पे मैं एक टॉक शो होस्ट करता हूँ, कैपिटल टीवी एक नेशनल टेलीविज़न है, आप उस पर तशरीफ़ लाइए, आप उस पर हमारे इस फोरम पे आइए, उस पर आपसे सवालात हम कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे भी नहीं आना चाहते तो मेरी सजेशन ये है कि आप किसी ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे आप जाइए जहाँ पे कोई आपको प्रोग्राम एंकर आपसे सवालात करे, कोई 1 घंटे का इंटरव्यू दीजिए उससे, जिसमें हर हवाले से सवाल जवाब हों, ताकि आपने जो अपने 4-5 यूट्यूबर्स के गिर्द अपना एक कैनवस सा बनाया हुआ है और उसी घेरे में आप रह रहे हैं, एक ही तरह के अच्छी स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए ना कि भाई आप जाएं, हर फोरम पे जाएं, आप हक पे हैं, सच पे हैं, आपके खिलाफ ये हो गया, आपके खिलाफ वो हो गया, कोई लीगल बात नहीं की जाती पूरी डिबेट। तो ज़हीर को चाहिए ना कि भाई वो जाए। वो पता क्यों नहीं जाते? क्योंकि चोर जो होता है ना उसकी दाढ़ी में होता है तिनका, ये मुहावरा आपने सुना होगा। तो वो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनसे सवालात जिस सहाफ़ी ने सही किए ना, वो तीसरे सवाल के अंदर जो है ना, वो सवाल नहीं होते, प्रोसिक्यूशन हो रही है, प्रोब हो रहा होता है, वो उसके अंदर ना उखाड़ के फेंकेगा उनको। तो उनके पास सवाल जवाब नहीं है। वो वहाँ पे 3-4 बंदे अजीब से नॉन प्रोफेशनल से लोग हैं जिनके साथ वो बैठ जाते हैं और बैठ के वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो वो माजरा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू के अंदर मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक चीज़ देख के ली कि यार किसी का भी ना शख्स का बाप चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हम मान लेते हैं जी औलाद सारी ठीक होती है, बाप ही बुरे होते हैं, जितना भी बुरा हो जाए ना, बाप को लोगों के सामने बाप को तकरीबन गाली पड़ते, उसकी बेइज्जती होते, उसकी तज़हीक होते, उसको मलामत करते कोई शख्स नहीं देख सकता। आप इस चीज़ को नोट फरमाइए कि आप इमेजिन कीजिए कि दुआ की इस वक्त मेंटल स्टेट क्या होगी कि उसके सामने कॉन्टिन्यूसली उसकी माँ और उसके बाप को ह्यूमिलेट किया जाता है फॉर आवर्स, कोई भी नहीं शख्स। और वैसे वो मैं अभी इस वक्त बोल सकता हूँ जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मगर मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब सोच के भी अफसोस होता है कि क्या उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, देखो ना यार, एक और प्रमोट कर रहे हैं उसने किया। एक मिनट में एक चीज ऐड कर दूं, इंटरव्यूज के वाले से कहा जाता है कि जो इन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया है, इन्हें नहीं करना चाहिए था, गलत स्टेप है। आप साथ प्रमोट भी कर रहे हैं उसको, पब्लिकली प्रमोट कर रहे हैं आप उस चीज को, आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक शख्स को जो उस बच्ची का बाप है। कोई भी शख्स कितने ही बुरे उसके माँ बाप क्यों ना हो, यार हम चले मान लेते हैं जी आपके माँ बाप बहुत बुरे हैं, दुआ के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस तरह वो खामोश बैठी है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को, सवालों को जन्म दे रही है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो रही हैं कि या तो वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग है, या अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम माइंड चेंज है, या प्रॉब्लम से गुजर रही है बच्ची, वो उसके तो स्टेटमेंट्स। यार कोई नहीं अपने माँ बाप के बारे में, भाई लाख बुरे, मैंने कहा लाख बुरे, कोई भी अपने माँ बाप के बारे में यूँ बात नहीं सुन सकता जिस तरह उसको घंटों के हिसाब से बिठा के पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया जा रहा है। यार फॉर गॉड सेक, आप पागल बनाए किसी और को बनाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी का जो है वो शाखसाना है। अच्छा मुझे एक और चीज़, मैं शायद लोग भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ बातें। आपको याद है कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि कुछ यूट्यूबर्स ने हमला किया घर पे, धावा बोल दिया है ज़हीर और दुआ के ऊपर, और उनको हिरासा किया है। मेरा सवाल ये है कि मैंने इस हवाले से मेरी मालूमात तो ये, इन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, कोई केस नहीं किया उन पर, कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो क्या सारा ये ड्रामा करते रहते हैं? और यार ये ना इन्होंने अपनी तरफ से ना स्टार प्लस का ड्रामा बनाया हुआ है कुछ यूट्यूबर्स ने, और उन्हें लगता है कि ये गुड्डे गुड्डी का खेल है, और उसके अंदर ना वो अपने आप को बड़े जय्यद सहाफ़ी भी कहते हैं, और वो उसके अंदर बैठ के बड़ी उसूल के ऊपर खड़ा होना भी कहते हैं। और इन लोगों की तादाद ना 4-6 के अलावा है नहीं, ठीक है। और उसमें उन्होंने आधे से ज़्यादा ऐसे बंदे बिठाए हुए हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनका डेजिग्नेशन भी नहीं मालूम किसी को, मतलब कि वो है क्या? यार चलें, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन व्हाटएवर दे आर टॉकिंग, एवरीवन इज टॉकिंग अगेंस्ट दैट। सबसे बड़ा इंसान का अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जज है, अदालत है ना, वो अवाम की अदालत है। आप उनकी वीडियोस के नीचे जाके देखिए, आप उनके बारे में लोगों के रिमार्क्स ओवरऑल देख लीजिए यार। तो वो दुआ और ज़हीर को बेसिकली ख़राब कर रहे हैं, उनकी जो वकला की टीम है उसको भी वो ख़राब कर रहे हैं, और उनकी जो सारी अभी तक की प्लानिंग है ना, वो अब बहुत लूज़ ग्राउंड्स पे है, और उस लूज़ ग्राउंड के अंदर जो है मैं उनको फंसता हुआ देख रहा हूँ। दुआ फौरी तौर पे तो शायद अपने बाप से ना मिले आके, लेकिन ये डेफिनेटली ज़हीर को और उसके साथ जितने भी लोग हैं उसको बड़ा डेंट दे के जाएगी।
ठीक है। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परसों जो हम हेयरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़हीर अरेस्ट भी हो सकता है और ज़हीर को मज़ीद टाइम भी मिल सकता है। लेकिन एक गुजारिश इस प्लेटफॉर्म से ये है, जिस तरह से मुर्तज़ा ने कहा कि जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उसको वक्त से पहले पब्लिक ना करें, राइट फोरम पर उसको दिया जाए। खैर कोशिश करेंगे कि हम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।